जब बसपा का स्लोगन नहीं, वो काशीराम का स्लोगन हुआ करता था कि वोट से लेंगे हम सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे डीएम और एसपी। अब क्या हो गया, वोट से लेंगे राशन, आरक्षण से नहीं पाएंगे आउटसोर्सिंग। मेरे बंधुओं, यहाँ तो ऐसे विधायक और सांसद होते हैं, सचिवालय का बाबू उनको बहका देता है। थी मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों एवं बहनों, एक बड़ा सुखद और दुखद स्थिति है कि आज इस स्थिति में हम आपके सामने बात कर रहे हैं। आदरणीय रामकृष्ण यादव साहब 1989 में सांसद हुए और जिस बसपा की गलियारों से हमारी समझ से माननीय काशीराम से पहले आप सांसद हुए। माननीय मंत्री जी, शायद काशीराम जी 1991 में सांसद बने थे इटावा से, और उसके पहले आप 89 में सांसद बन गए। वो 91 में माननीय मुलायम सिंह के सहयोग से बने और फिर 96 में दोबारा वो होशियारपुर से सांसद बने। मेरे मित्रों, भाषण की आवश्यकता इसलिए है, जिस महामानव के श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं वो छोटी चीज़ नहीं थी। आधिपुर के लिए बेशक वह छोटी आधी रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत ही तगड़ा फलक रहा। आपसे मुझसे बड़ा ही याराना संबंध रहा। मनोज जी और आपके बाबूजी यानी सांसद जी 2015 में प्रमुख सचिव से मिलकर आ रहे थे। मेरे बंधुओं, सांसद विधायक हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों का, विद्वान लोगों का सांसद और विधायक होना नितांत अनिवार्य नहीं बल्कि अपरिहार्य है। मेरे मित्रों, आप माननीय मनोज यादव और सांसद जी दोनों सचिवालय से, जैसा कि माननीय मंत्री जी कहे आपका नाम संजोग से दद्दू प्रसाद है, उसी प्रकार से एक दादू जी बहुत बड़े संत हुआ करते थे जो 85% की बात किया करते थे। इसलिए दादू के साथ मैं दद्दू जी के हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरे बंधुओं, मैं निकल रहा था और उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था अपने संगठन का, और वेतन बढ़ाने के लिए संस्तुतियाँ हो गई थी, लेकिन वेतन बढ़ नहीं रहा था। हम तुरंत एक प्रमुख सचिव के कमरे से निकल रहे थे, यही मनोज जी मिले। हमने कहा कि बाबूजी 2 मिनट आपसे निवेदन है। उन्होंने कहा हाँ रामबदन बताओ। हमने कहा हम प्रमुख सचिव साहब के मिलने जा रहे हैं, समय लिए। कहा हम तो यार मिल के आ गए। हमने कहा सर चलिए अभी। तो हमसे उनसे बहुत बढ़िया संबंध था। संबंध तब का था जब काशीराम 250 नहीं 500 सभाएं किया मंडल के लिए, और वो भी साइकिल से। और सर्वप्रथम उनकी जो है जंतर मंतर से साइकिल यात्रा शुरू हुई। काशीराम जब 1988 में के बाद पूर्वोक्ति हो गई, मैं आदरणीय मनोज को और बाबूजी को लेवाकर प्रमुख सचिव के यहाँ गया। प्रमुख सचिव से हमने कहा कि सर हमारे आप पिता तुल्य हैं, और उस समय राहुल भटनागर साहब वहाँ के प्रमुख सचिव थे, बड़े सज्जन आदमी थे। बाबूजी ने कहा कि इनका वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है। हमने कहा सर उसमें 5 योग्यताएं होती हैं, हमारी 7वीं योग्यताएं भी पूरी हो गई हैं। इन्होंने कहा आप वेतन बढ़ाइए और इस लड़कों को आप वादा करिए कि आपका वेतन मेरिट के आधार पर निश्चित रूप से बढ़ेगा। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आपके ही आशीर्वाद से 600 अधिकारियों का लाभ हुआ। मेरे बंधुओं, यहाँ तो ऐसे विधायक और सांसद होते हैं, सचिवालय का बाबू उनको बहका देता है। मैं लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहा। मेरी भी गाड़ी विधायक की तरह सचिवालय में हल जाया करती थी। मेरे बंधुओं, में कई विधायकों को आजमगढ़ नहीं पूरे पूर्वांचल के नहीं पश्चिमांचल को गिराते हुए देखा हूँ। किसके सामने? यूडीए के सामने। प्रमुख सचिव तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो केवल अरे सर कानून में नहीं आएगा, वो धीरे से चले आएंगे। मेरे बंधुओं, विधायक बनने वालों को विधायक मत बनाइएगा। विधायक उसको बनाइए जो अपनी आवाज़ को भारतीय संविधान का जानकार हो। आए मेरे बंधुओं, आप 1989 में जिस बात को उठाया था वह मंडल आयोग की संस्तुतियाँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी बताए, 7 अगस्त 1990 के लागू हुई। मेरे बंधुओं, उस मंडल की संस्तुतियों में मैं उस समय ला का छात्र था। अब आप जानिए कि यह कितनी बड़ी वेदना होती है। आप लोगों ने माननीय मंत्री जी की बात को बड़े हल्के में ले लिया होगा। जब मंडल आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो गई, मैं ला का 2य वर्ष का छात्र था।
मेरे पास यहीं के रहने वाले ओम प्रकाश राय आए, कहने रामभजन जी आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हमने कहा बताए सर। उन्होंने कहा कि एससी का आरक्षण बढ़ गया, चलिए आंदोलन किया जाए। हमने कहा हमने अंबेडकर को पढ़ा है, काशीराम को पढ़ा है। मेरे भैया ये तो ओबीसी के लिए बात हो रही है, जो 54% ओबीसी है उसके आरक्षण की बात हो रही है। वह आरक्षण आर्टिकल 340 में दिया गया था और इस बात को माननीय सांसद जी 89 में उठा चुके थे कि मंडल की संस्तुतियाँ लागू नहीं हो रही हैं, वह धूल चाट रही है, जिसमें करीब 54% लोगों का सहभागिता है। और माननीय मंत्री जी जानते होंगे, हम तो काशीराम से इसलिए बहुत प्रभावित थे मेरे मित्रों, वह दौर रहा होगा सन 1989 में, जब बसपा का स्लोगन नहीं, वो काशीराम का स्लोगन हुआ करता था कि वोट से लेंगे हम सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे डीएम और एसपी। अब क्या हो गया? वोट से लेंगे राशन, आरक्षण से नहीं पाएंगे अफसोस से। अरे मेरे मित्रों, कहाँ से कहाँ लड़ाई आ गई। लड़ाई कहाँ से है? वोट से क्या मिलेगा? सीएम और पीएम। लेकिन है आप मुझे हाफ क्या हो रहा है? वोट से क्या मिलेगा? इसलिए वोट देंगे, फ्री राशन मिलेगा। आरक्षण की बात ही नहीं है। यही प्रोफेसर साहब बैठे हुए हमारे मित्र हैं, उदय भान जी बताएंगे कि विश्वविद्यालय में रोस्टर पढ़ाई लागू हो गई, 13 सूत्री रोस्टर प्रणाली। क्या हुआ? रोस्टर पढ़ाई लागू हुई। मैं उस समय अध्यक्ष था, मैंने इस चीज़ को माननीय अखिलेश जी को बताने का प्रयास किया, लेकिन तब आप मुख्यमंत्री थे। माननीय अखिलेश जी को यह बात संज्ञानित में आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हुआ सर। ऐसा था, आलोक रंजन साहब उस समय मुख्य सचिव हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अब 2 पोस्टों पर आरक्षण नहीं लागू होगा। मैं उस समय मुख्य सचिव आलोक रंजन से अपने वेतन बढ़ाने के लिए मेज पर बात कर रहा था, संजोग से एक फाइल गिर गई, मैंने देखा इसमें आरक्षण लिखा था। हमने कहा सब पढ़ सकते हैं इसको? कहा पढ़ लो। बहुत अच्छे थे, लोकतांत्रिक मुख्य सचिव थे, वैसा मैंने मुख्य सचिव लोकतांत्रिक नहीं देखा। मैंने देखा, हमने कहा कि सर अभी तो 1 पोस्ट पर आरक्षण नहीं मिलता था, अब आपने 2 पोस्ट कर दिया। सर इसकी प्रतिध्वनि विश्वविद्यालय में सुनाई देगी, इसकी प्रतिध्वनि आज नहीं कल तो महाविद्यालय में सुनाई देगी। जब विषय को इकाई बनाया जाएगा, अब पूरे विश्वविद्यालय इकाई नहीं बनेगी तो विषय में 1 पोस्ट या 2 पोस्ट ही निकलेगी। क्यों उदय भान जी? और इसका नतीजा है कि आरक्षण नहीं मिलेगा। वही हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन हुआ, संयोग से वह जो है उसको रोक दिया गया। मेरे बंधुओं, लड़ाई की बात, अगर आपका सांसद विधायक या पढ़े लिखे हो करके जब मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा तो अधिकारी होना ही गुनाह है। अब पढ़ना लिखना महापाप है। होता क्या है, यहाँ राय साहब बैठे हैं, यहाँ पर ठाकुर साहब बैठे हैं, आरक्षण की बात मत करो तो फिर किस लिए? भैया पढ़े लिखे हो, आप लोग बताइए, होनी चाहिए बात कि नहीं? अपने हक की बात होनी चाहिए। आज माननीय मंत्री जी आज बात हो रही है मुफ्त राशन की। आदरणीय स्वर्गीय रामकृष्ण यादव ने 89 में दिसंबर के महीना में, मुझे याद है उस समय 27 तारीख थी, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 46 के अंतर्गत भारतवर्ष एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए इसमें एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आए मेरे मित्रों, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या है? जो राशन मिलता है उसके बोरियों पर क्या लिखा था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत। आए मेरे बंधुओं, आर्टिकल 46 किसी को मजाक करने की इजाज़त नहीं देती। मैं अगर सदन में होता तो उस बोरिया से गरीब शब्द गायब होता, लेकिन सदन में पढ़ने वाले महाविद्वान लोग हैं, शायद उस बोरिया पर ध्यान नहीं देते। आए मेरे मित्रों, यह गरीबों का अट्टहास है और यह गरीबों का क्रूर मजाक है। यह क्या मतलब रहा? गरीबी के 5 किलो चावल राशन का मूल्य 90 रुपया है। जो व्यक्ति धरती पर पैदा होकर अगर 90 रुपया महीना में कमा नहीं पाता है, उसको इस धरा पर जीने का कोई अधिकार नहीं। 90 रुपया के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य, अपने पति का भविष्य और अपने खानदान के भविष्य और वंशानुगत का भविष्य आप गंवारा कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ था, मैं तो कई बार इसका भागी रहा। मैं आदरणीय
आदरणीय रामकिशन यादव साहब के साथ काम भी किया और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ और आजमगढ़ से धरा से हूँ कि मैं मंडल आयोग की संस्कृतियों में भी उस पराकाष्ठा को मैं देखा। लोगों ने कहा कि मंडल आयोग 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। उस दिन बहुत चिलचिलाती धूप थी और हमारे मित्र आए, कहे राम बदन जी कमरे से निकलिए, आप तो विधि के जानकार हैं, ये तो हरिजनों का आरक्षण 10 साल और बढ़ गया। हमने कहा नहीं भाई साहब, हम अम्बेडकर को पढ़े हैं, काशी राम को जीते हैं। यह तो हरिजनों का नहीं है, तो हरिजनों के साथ साथ आर्टिकल 340 का उद्धार हुआ है, जिसमें ओबीसी का 52% रिजर्व कर दिया गया। मेरे बंधुओं, मैं बिहान भर क्लास में गया, LLB क्लास कर रहा था। मेरे साथ 4 यादव थे, 7 मौर्य थे और 3 कुर्मी थे। वो लड़के आए विरोध वाले, पूछे आपका नाम क्या है? तो एक मौर्य था, कहा हमारा नाम मनोज सिंह है। हमने कहा अरे तो मार दिया लंगी, इसका मतलब है कि जात छिपा रहे सब। हमने कहा भाई साहब ज़्यादा मत पूछिए, हमारा नाम राम बदन यादव है, आप हमसे बात करिए। तो कहा कि अरे भाई आप लोगों को आरक्षण मिला, आप लोग हटिए क्लास से। हमने कहा हमसे अच्छा नंबर पाए हो? हमने कहा मेरी 7वीं पोजीशन रही बिना संस्कृत की। हमने कहा हमने पंडित की विषय नहीं लिया, मैं 7वीं होल्डर हूँ इस विश्वविद्यालय का, मुझसे तुम टाक करो किसी वार्ता में। तुमको पता है यह आर्टिकल किस संविधान के तहत मिली गई? मंडल की बात छोड़ो, ये संविधान की तुम बता दो, मैं क्लास से भी बाहर चला जाऊँ। और 16-4 बताओगे, वो भी हिंदी में नहीं बताओगे, तुम अंग्रेजी में बताओगे, मैं क्लास छोड़ दूँगा। मेरे बंधुओं, जिसको हिंदी में नहीं पता थी वो अंग्रेजी में क्या बताएगा? मैंने 16-4 की परिभाषा अंग्रेजी में बताया, फिर 340 आर्टिकल को उसे अंग्रेजी में बताया। सब क्लास का जो मौर्य था मनोज, वो कहा आई एम मनोज मौर्य। मेरे बंधुओं, अगर आप लड़ाई से डरोगे कुछ नहीं कर पाओगे। यह जो कोरोना काल में जो मजदूर आया करते थे, उस पर लिखा था प्रवासी भारतीय। हमने डीएम साहब से कहा सर इस कॉलम को राम बदन नहीं भरेगा। मैंने उस कॉलम पर लिखा भारतीय मजदूर। डीएम साहब ने कहा यह क्यों? हमने कहा संविधान की आर्टिकल ये कहती है इंडिया डैच इज भारत। तब सर इस शब्द को आप हटवा दीजिए, इंडिया डैच भारत, तब मैं मानूंगा कि यह आपकी बात मानी जाएगी। अंत में उन्होंने इस बात को माना और कहा भाई ठीक है तुम लिखो और सबको लिखने दो। अब मेरे बंधुओं, जैसा आपने कहा थाना अध्यक्ष आपका 20 सिपाही हो, थाना अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहेगा नहीं हम 307 ही आपके ऊपर लगाई, आपका सिपाही कुछ नहीं होगा जब तक अपने लड़के को थानेदार नहीं बनाओगे, अपने लड़कों को IPS नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होने वाला। 2 चीज़ देखिए, या तो अपना CM PM लीजिए या तो 5 किलो राशन लीजिए। किस पर सहमत है आप लोग? CM PM। अरे भाई बताइए, काशीराम, मैं तो काशीराम को जीता हूँ मेरे बंधुओं। और मैंने मंडल आयोग की संस्कृतियों में, जब मंडल आयोग की एक वैकेंसी आई, वह वैकेंसी आंध्रा की थी। आंध्रा की नाम लेते हुए एक बात और याद आ गई, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, उन पुजारियों से निवेदन है कि जो लोग मर जा रहे बेचारे आकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दे। अपने माँ बाप ने कर क्यों? पत्थर से तो लाख गुना बेटर है मरा हुआ शरीर। क्यों मंत्री जी, हो सकता कि नहीं? उसमें नहीं होगा, लेकिन लकड़ी में होगा और पत्थर में होगा। अपनी बत्ती गुल मत करिए। सुनिए आप, वैकेंसी आई आंध्रा में और जोरदार ताली आप लोग बजाइए उस मुख्यमंत्री को जिन्हें अंबेडकर साहब की 206 फीट की मूर्ति लगाया। आंध्रा के मुख्यमंत्री आए मेरे मित्रों, अंबेडकर साहब किताबों को इकट्ठा करके एक अच्छा शासन दिए, लेकिन काशीराम ने लोगों को इकट्ठा करके प्रशासन में अपनी सुभागता को निश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया। मेरे मित्रों, शासन प्रशासन में आप नहीं होगे, कुछ नहीं करोगे। मेरे बंधुओं, मैं तो कभी डीएम साहब की मीटिंग में अक्सर जाया करता हूँ। मुझे मीटिंग में लगता है कि राम बदन तुम क्यों पढ़ाई बढ़िया नहीं किए, क्यों नहीं डीएम बने? जो अधिकारी वर्तमान काल में है वो घूट घूट कर रहता होगा मेरी समझ से। SDM का कोई मतलब नहीं, डिप्टी SP कोई मतलब नहीं, और हम लोग मात्र केवल दुम हिलाने वाले अधिकारी हैं। माननीय मंत्री जी, 27 में जनगणना होगी। 27 में जनगणना वो ऐसे करेंगे कि आपके क्षेत्रों को भाव विह्वल करके अपना अपना गोटी बिठाएंगे। मुझे नगर पंचायत में मैं ईओ था, मुझे कहने में कोई फक्र नहीं है, क्योंकि मैं LLB हूँ। जिस दिन मेरी नौकरी छूट गई उस दिन कोर्ट जिंदाबाद, वकालत।
और या तो इलाहाबाद या तो अपने आजमगढ़ में, मुझे कोई चिंता नहीं, सिर्फ बात मैं अपनी बखूबी कहूँगा। अरे मेरे मित्रों, मुझे नगर पालिका में कहा गया कि आप इसके वार्डों का गठन कीजिए। दुर्भाग्य बस रहा, वहाँ इसके पहले एक मौर्य जी शासी अधिकारी थे और उनको बुलाया गया। भाजपा में एक मंडल अध्यक्ष होता है, आप लोग जानते होंगे। उनका है जैसे हम कहेंगे वैसे इसको बनेगा, और वो बेचारे जैसे जैसे कहे 700 पर, अगर ठाकुर साहब का पुरवा रहा तो 700 पर वो बन गया एक वार्ड। संयोग से उसमें लेकर के बड़ा वेतनकारी रहा। मुझे वहाँ पर डीएम साहब ने चार्ज दिया। चार्ज देते हो तो उन्होंने कहा, राम बदन तुम चालाकी मत करना। हमने कहा सर शब्द हटाइए सर, चार्ज मुझे मत दीजिए सर। चालाकी शब्द क्या होता है? हमने कहा एक शब्द है क्लेवर, एक शब्द है कनी। तो आप क्लेवर मानते हैं कनी मानते हैं? कहा नहीं क्लेवर मानते। हमने कहा ये तब सर हमको चार्ज दीजिए। अब चार्ज में गया, ग्रहण किया। जो मैं चार्ज पे बैठा, एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप यादव हैं? हमने कहा हाँ बताएं। कहा मैं मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। हमने कहा बताइए। कहना कि वार्ड का गठन हमारे हाथे में होगा। हमने कहा आपके हाथे में होगा तो सरकार की ये जो ऑफिस है वो आपके हाथे में लगेगी कल से क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे हाथे में नहीं लगेगी, हम जो कहेंगे वो मानना होगा। जो इसके पहले शासी अधिकारी थे जैसे बना कर गए हैं, आपको अगर रहना हो तो आप वैसे बना कर जाइए, नहीं तो आप जैसे बहुत शासी अधिकारी देखेंगे। हमने कहा साहब देखे होंगे लेकिन हमको भी देख लीजिए। मैंने सन 13 का आदेश निकाला। फिर मैंने 13 भाई, एक अच्छा एसडीएम थे सर्वेश यादव, या संजोग कहिए कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। उनसे मैंने कहा कि मैं वार्डों का गठन करूंगा और वो संविधान विध होगा, 700 पर वार्डों का गठन नहीं होगा। ये 13 का अधिनियम है, ये जात नहीं चलेगी, हम इस जात में और जात मिलाएंगे। हम 700 आदमी को नहीं मानेंगे क्योंकि 13 का आदेश था। अब आप लोग देखिए, अगर आपके घर का अधिकारी नहीं होगा कोई काम नहीं हो पाएगा। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नवोदय विद्यालय 4 पूर्वे पर 1 खोला जाए। नहीं मेरे मित्रों, इस प्राथमिक शिक्षा को इतना मजबूत करिए, सीबीएसई का बोर्ड इसमें लागू कर दीजिए, कोई नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं। मेरी बात थोड़ा लंबी लगेगी, मैंने जीवन का काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, तो आप लोगों से निवेदन मेरी बात सुनिएगा। मैं मंडल आयोग की लड़ाई बखूबी लड़ा और अपनी जवानी को जो नौकरी के लिए कुर्बान करते हैं, मैंने मंडल आयोग में एज बढ़ाने के लिए कुर्बान कर दिया। उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ सुनिए। और मैंने 2013 मैंने सर्वेश यादव से कहा एसडीएम साहब आजकल बेचारे वो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, वो न्यायिक में एसडीएम। उन्होंने कहा राम बदन तुम जो करना चाहते थे, तुम्हारा हरदोई ट्रांसफ़र हो गया और मेरा ट्रांसफ़र हो गया रायबरेली। माननीय मंत्री जी ध्यान संदर्भित करिएगा। तो अब हाँ, मैंने 2013 का आदेश निकाला जिसमें लिखा गया था कि 1500 से नीचे कोई वार्ड नहीं बनेगा। मैंने ठाकुर साहब में 800 यादवों का नाम डाल दिया। हमने कहा अब कम से कम, और उसमें हमने डाल दिया 100 हरिजन का डाल करके हमने उस संविधान वो बना दिया वार्ड। ऐसे वार्डों को मैंने गठन किया और आज नतीजा रहा, मुझे बुलाया गया डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब ने कहा ये क्या कर दिया? हमने कहा सब शासनादेश के तहत हुआ, कोई गलत नहीं हुआ है। मेरे बंधुओं में काफ़ी गौरवान्वित तो मुझे हटा दिया गया। एक सुनील बंसल हुआ करते हैं भाजपा में, उनके खिलाफ शिकायत गई, माननीय मोदी के सामने शिकायत गई। ये यादव है, समाजवादी पार्टी से इनका बड़ा ही याराना संबंध है। इन्होंने यादव हरिजन और मुसलमान संख्या को बढ़ा दिया। डीएम साहब ने कहा ये आरोप है। हमने कहा सर हम उतने शक्तिवान नहीं हैं कि एक ही दिन में बच्चा पैदा करेंगे, 18 साल उनकी उम्र हो जाएगी और उनको मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। साहब जो जनसंख्या थी वो सब किया गया ना। तो अब मेरे बंधुओं, अब मैं वहाँ था, हो गया। पहले वाले अधिकारी बेचारे थे, कुछ नहीं हुआ। संजोग सभा एससी चेयरमैन हुए। अब मेरे बंधुओं, जब मंडल आयोग की संस्कृतियाँ लागू की गई, अब आप देखिए बीपी सिंह ने काशीराम, देवीलाल और आदरणीय चंजीत यादव जो कि बहुत बड़े मंडल के मसीहा थे, अगर आपने रैली जंतर मंतर शुरू किया तो चंजीत यादव पूरे भारतवर्ष में इस मंडल आयोग का शंखनाद किया और जिसको निभाने में आदरणीय शरद यादव ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। माननीय मंत्री जी लागू हो गई संस्कृतियाँ 790 में, 7 अगस्त 1990 को, लेकिन राजू भाई उसमें एज नहीं दिया गया। अब देखिए यहाँ भी गणित हो गई। जब केंद्रीय आयोग की नौकरी निकली थी तो मैं देखा बैंक का पीओ की जगह निकली जिसमें एज छूट नहीं दिया गया। चंजीत यादव उस समय आए हुए थे,
और आपके घर पर आवास पर मैं आ जाऊँगा। डीएम साहब के बगल में रामकृष्ण यादव साहब से मिला। हमने कहा साहब आप मंडल आयोग की संस्तुतियों को आप लोग लागू करवा लिए, लेकिन साहब इसमें एज नहीं मिली है। अगर एज मिलती तो एससी का भी लाभ होता, जो ये 30 साल है लाभ होता ना, एज मिल जाती तो बढ़ती। तो उन्होंने कहा कि रामबदन अगर एज तुम बढ़वा लेते हो तो ओबीसी एससी हो जाएगा, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। हमने कहा सर सदन में आप है नहीं, चंजीत यादव से आप बात करिए, वो सदन में उठाए। चंजीत यादव से मैंने मित्रों क्या किया, जैसे कि आपने कहा ना कि हॉस्टल नहीं मिला करता, मेरा बीए में 67% नंबर था, मुझे हॉस्टल के इंटरव्यू में छाड़ दिया गया। ये हॉस्टलों की परिपाटी है, अब लोग आने लगे। तो हम चंजीत यादव से मिले और काशीराम उस समय अपने पूरा फार्म में थे, वो तो मरे बेचारे 2006 में अक्टूबर में। काशीराम ने कहा भाई तो गलत हुआ आप लोगों के साथ, ये तो होना चाहिए यार, हमको जानकारी नहीं, तुम लाओ मेमोरेंडम। निकाल कर मैंने चंजीत यादव को, रामकृष्ण यादव को और शरद यादव को और इन सभी लोगों को मैं दिया। रामदास पासवान ने बड़ा हेल्प की मेरे में। तो लड़ाई जब लोग जवानी में नौकरी के लिए जाते, और देहात में एक कहावत बहुत तगड़ी है वैज्ञानिक भाषा में कि भाई शादी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नौकरी। अगर आप इलाहाबाद चल गए और आप पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पाए तो शादी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वही दुल्हनिया बढ़िया पाएगा या दुल्हनिया बढ़िया पति पाएगी जो नौकरी वोकरी से चाक चौबंद। सही बात है कि नहीं। अब मेरे मित्रों, लड़ाई जब मैं एमए कर रहा था तब यह बात देखा। मैं आंदोलन नहीं करता, मैं उस समय एमए का क्लास करके जा रहा था। कुछ ओबीसी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि मंडल आयोग 340 के अंतर्गत लागू हुआ। मेरे साथ क्लास करके लड़के आ रहे थे, तो लड़कों ने कहा रामबदन भाई बुरा मत मनिया, ओबीसी होता है। ये लोग कुछ नहीं जानते, संविधान का ज्ञान नहीं जानते। हमने कहा कि 340 आर्टिकल है, उसके करीब तो वो पहुंचा। मेरे मित्रों, फिर मैंने भारतीय संविधान का बखूबी अध्ययन किया। आर्टिकल 16(4) क्या है, आर्टिकल 340 का है, 41 का है, 42 का है। मैंने अध्ययन करके, और मैं उस प्राचीन पर मंडल आयोग के तहत जो भारतवर्ष में एज छूटी थी, मुझे फक्र है कि मैं आजमगढ़ धरती से उस एज को 3 साल बढ़वा दिया। आए मेरे मित्रों, 3 साल एज बढ़वाया। फिर काशीराम से मिला, रामकृष्ण यादव ने कहा कि काशीराम साहब से मिल लेना। मैं मिला, कहा बेटा बहुत बढ़िया काम किए, तुम नेता बन जाओ, नेता बन जाओ, जहाँ से कहो तहाँ से टिकट दिलवा दूंगा। हमने कहा कि सर अगर नेता नहीं बन पाया तो फिर शादी विवाह का बहुत ही संकट खड़ा हो जाएगा। तो अब सर हमको पहले पढ़ने दीजिए। और सर मैं चूँकि प्रथम श्रेणी पास था, इसलिए मन में तमन्ना आईपीएस की थी। मेरा एक जस भाई शैलेश यादव बिना आरक्षण के साहब 92 में इंदिरा 92 वर्ष जो आया था भारत संघ वाला आदेश, उसमें आरक्षण को क्लियर किया गया था। उसके पहले 92 में शैलेश यादव आईपीएस हो गए थे। जंतर मंतर पर मैं भाषण कर रहा था और उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया, कहा ये समाज बड़ा क्रूर है, इस समाज में आईना की तरह अगर चमकोगे नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, तुम इस आंदोलन को छोड़ दो, एज में काम मत करो। मैंने कहा साहब जीवन समर्पित है मंडल आयोग को। चंजीत यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, रामकृष्ण यादव और दक्षिण भारत के बहुत से सांसदों ने इसमें अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इसमें जो त्रुटि है मैं उसको पूरा करूँगा। और मुझे फक्र है कि आपका लड़का, आपका पोता वो कल जाकर के 3 साल और पाएगा। आज अध्यापक हुआ, छोटा अधिकारी हुआ, कलेक्टर एसपी जब मन होगा तो बन जाएगा। सही हुआ कि नहीं ये हुआ। मेरे मित्रों, कुर्बानियाँ देनी